अच्छा ये माइनस है पहला क्योंकि यहाँ माइनस था, प्लस 3d/2 प्लस d² प्लस 3d/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। फिर नेक्स्ट आती है माइनस की टर्म। माइनस की टर्म क्या होगी, d² प्लस 3d/2 क्यूब, और ये आगे चलती रहेगी, बंद हो जाएगी और अप्लाई हो जाएगी इस पे। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, अब हमें क्या करना है, एक एक करके इन सब टर्म्स को इस पे अप्लाई करना है। लेकिन ये तो चलती जा रही है, इसको कब तक मैं अप्लाई करूँ ये भी देखते हैं कब तक करना है। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, एक एक करके इसको सब पे अप्लाई कर देता हूँ। मैं अलग अलग से करके दिखा रहा हूँ। मैंने लिखा d² प्लस 3d/2 इस पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब मैं अगर देखूँ, मैं 2 को अलग से करके लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नहीं है समझो। ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, ये अप्लाई हो मल्टीप्लाई हो एक ही बात है। अब मैं इसको भी इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, प्लस इसको भी इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि मैं इस टर्म का ना एक अलग से 2 बार डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, क्योंकि d2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव। तो मैंने साइड पे एक जगह ना x³ माइनस 2x² प्लस 1 इसका सिंगल डेरिवेटिव अगर निकालें, मतलब इसका d निकाल रहे हैं समझो। ठीक है, तो हो जाएगा 3x² माइनस 2x और 1 तो 0 हो जाएगा। और इसका अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालें तो हो जाएगा 3 2 6x माइनस 2। ठीक है, ये हो गया हमारे 2 डेरिवेटिव। अब हम इन्हें यहाँ इस्तेमाल करेंगे कैसे, जब d2 मतलब d2 है, ये d² नहीं है, d2 मतलब डबल डेरिवेटिव इस पे अप्लाई होगा तो ये आंसर देगा। तो हम लिख लेते हैं 1/2 ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, 6x² माइनस 2 ये वाला लिख दिया। अब बीच में आ गई प्लस की साइन। ठीक है, अब 3 है यहाँ पे, 3 मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब जब सिंगल डेरिवेटिव इस पे अप्लाई हुआ था तो ये आंसर आया था मेरे पास। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया 3x² माइनस 2x। सही है, अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2 प्लस 3 3 9x² माइनस 3 2 6x। अच्छा मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी, ये 2 2 4x होता है। ठीक है, तो ये भी 4 होगा, तो यहाँ पे जो चीज़ अपडेट होगी वो ये हो जाएगी। सही है, 3 3 9x और 4 3 12 हो जाएगा अब ये, तो ये आएगा 12x। सही है, और इसे मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 9x² और 6x² हो जाएगा मेरे पास। अच्छा हाँ, यहाँ मैंने ये मिस्टेक कर दी, x है ये सिर्फ 6x। ठीक है, तो 6 मैं पहले 9x² लिख लेता हूँ क्योंकि ये बड़ी डिग्री है। 9x², ठीक है, प्लस 6x और 12x माइनस है, तो ये बचेगा -6x और -4। तो हमारे पास ये आंसर किसका आ जाएगा, जब ये वाली टर्म इस पे अप्लाई हो रही थी। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, इसकी अप्लाई के लिए ये लिख दूँगा। ठीक है, अच्छा ये आ गई जब ये इस पे अप्लाई हुई थी, लेकिन हमें तो सारी करनी है ना। अब इसको करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं अभी वो पूरी नहीं लिख रहा, मैं इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर ये स्क्वायर है, इसका मतलब है ये 2 बार लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और आखिर में यह चीज़ आ जाएगी कि ये तो इन्हीं दोनों जो हैं मिल के इसी पे अप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, अब मैं अगर बोलूँ कि इस चीज़ का तो मैंने अभी आंसर निकाला है, वो ये आया था। ठीक है, तो अगर मैं यही इसकी जगह लिख दूँ और एक ही बार ये चीज़ अब आइडेंटिफाई करूँ तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, d² प्लस 3d
टू को वैसे ही मैं साइड पे लिख दूंगा और इनटू इस पूरे की जगह मेरा यही आंसर आ जाएगा दोबारा, तो वही लिख दूंगा 1/2 डॉट 9x² माइनस 6x प्लस माइनस का 4। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, ये टर्म इस पूरे पर अप्लाई करनी है। ठीक है, जब डेरिवेटिव जब अप्लाई होंगे तो कांस्टेंट है तो इसको मैं तो अलग से भी लिख सकता हूँ, तो मैंने 1/2 को यहाँ बाहर लिख दिया। ठीक है, और अब मैं ये समझो यहाँ नहीं है, ये बाहर ही आ गया है। ठीक है, अब ये जो दोनों चीज़ें ना वो इस पूरी पे अप्लाई होंगी। मैं क्या करता हूँ, इसका भी ना अलग से साइड पे डेरिवेटिव्स निकाल देता हूँ। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा, 9 2 ज़ा 18x और माइनस 6 रह जाएगा, और इसका डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो 18 ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे एक बस क्या करना है, जब d² इस पे अप्लाई हुआ था तो आंसर आया था मेरे पास 18 प्लस 3, और जब d अप्लाई हुआ था तो आंसर आया था 18x माइनस 6। ठीक है, तो 1/4 18 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 3 जो होता है 54x, और माइनस 6 3 ज़ा 18 होता है, तो 18 से कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4 17x हो गया। ठीक है, सॉरी 27, सही है। ठीक है, तो ये 4 से तो नहीं डायरेक्ट कट रहा, ये इसको मैंने 2 से अगर काटूँ तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 2 7 ज़ा 27। तो मेरे पास जो ये वाली चीज़ है, इसका मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 27/2x। ठीक है, इसका मतलब है हमने दो चीज़ों के आंसर निकाल दिए। जब ये इस पे अप्लाई हुआ था तो इसका आंसर ये आया था, जब ये इस पे अप्लाई हुआ तो इसका आंसर ये आया। अब हम अगली चीज़ निकालेंगे ये। ठीक है, तो अगर हमने जिस तरीके से पहले क्या कहा था कि अगर d² प्लस 3d/2 है, ये इसका क्यूब है। क्यूब का क्या मतलब है, मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं बोलूँ मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है d² प्लस 3d/2 का होल स्क्वायर से, और फिर ये अप्लाई होते हैं x³ माइनस 2x प्लस 1 पे। ठीक है, अब क्या होगा, मेरे पास इस चीज़ का तो आंसर अभी निकाला है मैंने, और वो क्या है 27/2x, इसी का है ना, यही अप्लाई किया था तो क्या आंसर है। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको डायरेक्ट 27/x पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर बन के आएगा 81/4। ठीक है, ये आप देखना कि किस तरीके से आया है, इसको अप्लाई कर लेना, सिंपल आंसर आ जाएगा। देखो अब यहाँ आ गई है कांस्टेंट टर्म। अब मैं बोलूँ सीरीज़ तो मेरी आगे भी चलेगी, ये 4 पे भी रेस होगी। अच्छा, इसको अब अगर मैं देखूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम निकाल रहा था, जब पावर इसकी 1 थी, तो क्या हो रहा था, सेकंड डिग्री की इक्वेशन आ रही थी मेरे पास। जब मैंने 2 निकाली तो क्या हो रहा था, फर्स्ट डिग्री की एक इक्वेशन आई। जब मैंने 3 लिखवा ली तो मेरे पास सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो अब आगे ये प्रूवन है कि जब नेक्स्ट निकालूंगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है अगली 0 होगी तो इससे आगे वाली सारी 0 होंगी। क्यों, क्योंकि मैं यही वाला इस्तेमाल करूँगा ना। मैं क्या बोलूँगा, जब 4 है तो मैं एक अलग कर लूँगा और क्यूब का आंसर मैंने ये निकाल लिया। ठीक है, तो जब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को ही अगर कांस्टेंट पे अप्लाई करूँगा तो वो तो उसको 0 कर देगा, तो यहीं से प्रूव हो जाता है अगली वाली टर्म मेरी सारी 0 आएगी। दूसरा, मैं अपने सवाल से भी हिसाब लगा सकता हूँ कि मैं जब इसके बाइनोमियल एक्सपेंड करूँगा तो कितने करना चाहिए मुझे, इस डिग्री से पता लगा सकता हूँ। 3 एक्सपेंड करो तो मैंने इसलिए यहाँ 3rd तक ही लिखा था। 4 होता था मैं 4 तक लिखता, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती तो मैं यहीं तक लिख के आगे डॉट डॉट डाल देता। तो यहाँ से आप हिसाब लगा लोगे कि मेरी एक्सपेंशन ये 3 तक हो रही है। ठीक है, तो मैंने 3 एक्सपेंशन के आंसर निकाले। पहला आंसर आया ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये। तो इसका क्या मतलब है, पहले इस पे अप्लाई हुआ, पहले इस पे अप्लाई हुआ, दूसरा फिर तीसरा, और 1 जो है इससे मल्टीप्लाई होगी यही देगा। ठीक है, तो मैं अब इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो इसकी एक सिंपल जो फॉर्म आएगी वो आएगी y p, ठीक है,
1/2 मेरे पास पहले ही चल रहा था। 1 जब मेरे पास मेरी पोलिनोमियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा x³ माइनस 2x प्लस 1 देगा, ठीक है। जो d² माइनस 3d वाली टर्म थी वो थी माइनस की, तो ये माइनस आ गया। और जब वो ऑपरेटर अप्लाई हुआ था तो उसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा था, ये 1/2 9x² माइनस 6x माइनस 4। मैं सीधा सीधा वो लिख देता हूँ 1/2 9x² माइनस 6x माइनस 4, ठीक है। नेक्स्ट मेरी टर्म होती है प्लस की, और अगली टर्म ये थी 27/2x, उसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टर्म होती है माइनस, उसका आंसर आप खुद निकाल के देखना, यही आएगा 81/4, तो मैं लिख देता हूँ माइनस 81/4। और आगे में टर्म्स मेरे को पता है 0 हो जाएंगी, तो मैं यहीं पे इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर दूँगा 1/2 x³ और कहीं नहीं है तो x³ तो आएगा ही, ठीक है, माइनस 2x। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं इसको अगर सही करके लिखूँ तो ये क्या बनेगी 9/2, ठीक है, 9/2x²। इस पे जब अप्लाई होगा तो ये बच जाएगा माइनस 3x, इस पे जब अप्लाई होगा तो बन जाएगा ये माइनस का 2, ठीक है। और दूसरी बात, ये माइनस भी तो अप्लाई होंगे, तो ये वाली टर्म हो जाएगी माइनस की, ये वाली माइनस की है तो ये हो जाएगी प्लस की, और ये वाली माइनस की तो हो जाएगी प्लस की, ठीक है। अब मेरे पास एक x² की ये टर्म है, ठीक है, और तो कोई है ही नहीं x² की टर्म, तो अब मेरी रह जाएगी, अच्छा हाँ, ये स्क्वायर की टर्म थी असल में, तो ये एक x² की टर्म है, एक ये x² की टर्म है, तो ये जब कंप्यूट होंगी तो इसका आंसर आएगा माइनस 13/4 x², ठीक है। फिर अगली मेरी x की टर्म क्या है, एक ये है, एक ये है, तो जब ये हम कंप्यूट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस 33/4x। और लास्ट मेरी बची एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये 3 कांस्टेंट की टर्म्स है ना, तो इससे मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 69 माइनस का अपॉन 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन व्हेन वी हैव द केस विद द फंक्शन ऑफ x एट द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन पोलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। ये आ जाएगा y(p), ठीक है। फिर हम इसका वो सोल्यूशन निकाल लेंगे होमोजीनियस, और होमोजीनियस और दूसरे को प्लस करके लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगी जनरल सोल्यूशन उस क्वेश्चन की। अच्छा, अब हमारे पास ना एक लास्ट केस है, ठीक है। वो केस अगर 4 कह लो या जो भी कह लो, उसमें क्या होता है, हमारा फंक्शन ऑफ x जो है वो कंप्राइज करता है कि एक तो होगा एक्सपोनेंशियल का कोई फंक्शन, उसके साथ आप कोई भी फंक्शन आ जाएगा, पोलिनोमियल वाला फंक्शन आ सकता है, या साइन या कॉस वाला फंक्शन आ सकता है, या ये दोनों भी आ सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो ऐसे चक्कर में हम ये वाली काम करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन है y', वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, y' प्लस 3y' प्लस 2y इक्वल्स x(e⁻²x), ठीक है। ये केस बन रहा है, ये एक्सपोनेंशियल आ गया और साथ में पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस सूरत में क्या करेंगे, पहले तो जो स्टेप्स होते हैं हमारे वो लिख लेते हैं, ठीक है। अगला स्टेप ये होता है, सही है, यहाँ yp को अकेला कर देते हैं, 1/d² प्लस 3d प्लस 2x(e⁻²x). नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ तक तो हर सवाल में सेम होगा, ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए नेक्स्ट करेंगे, जब भी इस तरह को कॉम्बिनेशन बाय द मल्टीप्लाई हो रहा तो हम करते हैं d को d प्लस a से शिफ्ट, लेकिन हम यहाँ एक इसको लें, यहाँ तो दो टर्म्स हैं और एक तो पॉलिनोमियल है, हम इसी को लेंगे। लेकिन अगर यहाँ ऐसा होता e⁻²x sin 3x, तो हमने तो जब साइन का देखा था उसमें भी a आ रहा था, इसमें देखा था इसमें भी a आ रहा था, तो मैं 2 को लूँ 3 को लूँ। यहाँ पे हमने क्या बोला था कि
एक्सपोनेंशियल हो और उसके साथ ये या यहाँ या इनका कॉम्बिनेशन कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं तो इसी का कोफिशिएंट हम लेंगे, तो ए हम 2 को लेंगे, 3 को नहीं लेंगे इस केस में। अभी तो हमारा केस ही है तो 2 को ही लेंगे, ठीक है। तो D+2 से शिफ्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ भी D+2 से शिफ्ट, यहाँ भी D+2 से